Hello and welcome. Today we are going to discuss about basic principles and levels of teaching. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है. सिलेबस क्या है? टीचिंग कॉन्सेप्ट, लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज वाली क्लास में हम देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एज वेल एज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. ये आपके सिलेबस में दिए नहीं हैं बट हिडन तरीके से दिए हैं. तो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग. सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है. ठीक है, टीचिंग का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. तो अगर जो बच्चे होंगे वो मोटिवेटेड होंगे तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई. क्यूरियोसिटी इन द सेंस कि वो नई नई चीज़ों को सीखेंगे, नई नई चीज़ों के लिए उनके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी आएगी. देन आ गया प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग. लर्निंग बाय डूइंग जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ये जॉन डेवी ने दिया था. और जो फ्रोबल का किंडरगार्टन है, फ्रोबल का जो किंडरगार्टन सिस्टम है ना, ये किस पे बेस है? ये इसी प्रिंसिपल पे बेस है. इसमें दोनों एक्टिविटीज़ बच्चा कर सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी, मेंटल एक्टिविटीज़ भी कर सकता है. जैसे स्टूडेंट से अगर हम बोलेंगे चार्ट मॉडल बनाओ तो वो बना सकता है. बच्चा जब लर्निंग बाय डूइंग से मतलब खुद से एक्टिविटी कर करके सीखता है, उसको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लग जाती है. ठीक है. देन आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट. अगर हमने जेन्युइन इंटरेस्ट जनरेट करनी है स्टूडेंट्स के बीच में, अगर लर्नर को खुद से इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, मतलब उनको अंदर से ही मोटिवेशन होगी, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब इफेक्टिव हो जाएगा, इससे क्या होगा? इससे जो टीचिंग है, लर्निंग है बच्चों में मैक्सिमाइज हो जाएगी. प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हमने टीचिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है. मतलब मैक्सिमम टीचिंग होने के लिए एक पर्टिकुलर एम होना चाहिए. कोई भी बच्चा है उसका कुछ ना कुछ एम होना चाहिए और उस एम से रिलेटेड उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. उसके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो पोटेंशियल होना चाहिए. सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए. ठीक है. उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन. जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो हमने क्या करना है? हमने वही टॉपिक पढ़ाने हैं जो एवरीडे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को वो कंटेंट पिक करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो और अपडेटेड हो. अब जो बच्चा है, बच्चा कहाँ से आता है? वो सोसाइटी से आता है और सोसाइटी में जाता है. ठीक है. तो हमने जो भी कंटेंट उसको पढ़ाना है, जो भी सब्जेक्ट उसको पढ़ाना है, वो रेलिवेंट और अपडेटेड होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. हर एक टीचर जो है ना, उसका एक टाइम बाउंड है ऑब्जेक्टिव्स का. मतलब कोई जैसे आपका फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो जेके सेट का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में है और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका जो नेक्स्ट है 2000 दिसंबर 2024 का, वो दिसंबर में होने वाला है. ठीक है. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है हमारा, मतलब गोल है. और उस पर्टिकुलर टाइम तक, उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक मैंने आपको पूरा क्या करना है? फुलफिल करना है. और जितने सारे रिसोर्सेज मेरे पास होंगे मैं उनको भी यूज़ करूँगी. देन आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन. लर्निंग को ईजी बनाने के लिए जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है ना, जो कंटेंट होता है, उसको डिवाइड करना है यूनिट्स में. और हर एक यूनिट का आपस में लिंक होना चाहिए. जैसे ये पूरा एजुकेशन का कंटेंट है या पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का कंटेंट है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो दैट जो बच्चे हैं ना, उनको पढ़ने में आसानी हो जाए और समझने में भी ईजियर हो जाए. प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन. लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए बार बार जब आप रिवीजन करोगे रिपीटेडली, इमीजिएटली, जैसे आज आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो शाम वाली क्लास में आप इसको रिवाइज करोगे. शाम वाली क्लास में आपने रिवाइज़ किया, देन आफ्टर दैट आप इसको 1 वीक के बाद फिर से रिवाइज़ करोगे. देन आफ्टर दैट 15 डेज़ के बाद फिर से रिवाइज़ करोगे. तो जब बार बार रिपीटेडली इसको फ्रीक्वेंटली आप इसको रिवाइज़ करोगे, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा. ठीक है. और कंसेप्ट आपके माइंड में फॉर एवर के लिए बैठ जाएंगे. देन आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन. क्रिएशन क्या होता है? क्रिएशन होता है समथिंग क्रिएट न्यू. ये जो प्रिंसिपल है ना, ये क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. क्रिएशन मतलब बच्चे खुद से अपनी क्रिएटिविटी से सीखते हैं. और रिक्रिएशन क्या होता है? रिक्रिएशन होता है कि प्लेजर. जैसे जब टीचर पढ़ाएगा क्लास में, तो उसको क्रिएशन के साथ साथ पढ़ाना है. मतलब बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो कुछ एक्टिविटीज़ से खुद से नॉलेज को क्रिएट करे. और कभी कभी स्टोरी टेलिंग से भी बताना है, सो दैट जो बच्चे हैं वो कभी बोर ना हो जाएं क्लास में. ठीक है. देन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? जहाँ पे हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करें. ठीक है. तो इसमें जो स्टूडेंट्स होता है ना, वो प्लानिंग करते हैं, लेसन्स को एग्जीक्यूट करेंगे. आपस में जब ये वो जो आइडियाज़ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, इससे क्या होता है? उनकी थिंकिंग स्टिमुलेट हो जाती है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट, लर्नर्स के बीच में भी रेस्पेक्ट करते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रिंसिपल्स आ जाएंगे. देन हो गया. अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग. आपने क्या ख्याल रखना है कि देखो, अगर आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं, अगर आपको कंटिन्यूम ऑफ टीचिंग के लर्निंग कंटिन्यू टीचिंग लर्निंग के कंटिन्यूम पूछेंगे, तो टीचिंग लर्निंग के कंटिन्यूम किसने दिए हैं? ये मॉरिस एल पिगी ने 1976 में दिए हैं. तो अगर कंटिन्यूम की बात हो गई, तो कंटिन्यूम क्या होता है? ये 4 लेवल्स हैं. फर्स्ट हो गया इसका ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, देन हो गया मेमोरी, थर्ड हो गया
अंडरस्टैंडिंग एंड फोर्थ हो गया रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो बट अगर लेवल्स की बात करेंगे ना, तो लेवल्स कितने हैं? लेवल सिर्फ 3 है। मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो गया। तो मोरिस बिगी ने कितने कंटिन्यूम दिए हैं? टीचिंग लर्निंग के कंटिन्यूम 4 दिए हैं और लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेमोरी। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो दिया किसने है? हम ट्रिक से पढ़ेंगे, ये हर्बर्ट ने दिया, हर्बर्ट इसके मेन प्रोपोनेंट है। ये फर्स्ट लेवल है और थॉटलेस लेवल होता है। इस लेवल में क्या होता है? जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती है ना, बच्चा कैसे सीखता है? क्रेमिंग से, रूट मेमोराइजेशन से, रिकॉलिंग से। बच्चा सिर्फ रिकॉल करेगा, क्रेम करेगा, जो भी फैक्ट्स है ना उनको क्रेम करेगा, रिकॉल करेगा। यहाँ पे इस लेवल पे जो टीचिंग होती है ना, बहुत ये लबस्ट होती है। और ये ऐसा समझो कि जैसे अगर आप घर बनाओगे ना, देखो फॉर एग्जांपल कि आपने घर बनाया, तो सबसे पहले जब जो घर बनाते हैं ना, घर घर में जो घर बनाते हैं तो घर के लिए जो हम नींव डालते हैं उसको हम बेस बोलते हैं ना। तो नींव डालते हैं, उसमें हम बहुत सारे पत्थर डालते हैं सो दैट जो हमारा घर है वो स्ट्रॉन्ग बने, अगर कोई भी अर्थक्वेक कुछ भी आ जाए वो स्ट्रॉन्ग बने। इसी तरह से जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, सबसे जो बेस बनाता है, बेसिक लेवल जो सबसे फर्स्ट लेवल है, वो कौन सा है? वो मेमोरी लेवल है। और मेमोरी लेवल किसके लिए बेस बनता है? ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए बेस बनता है, ठीक है। इसलिए हम इसको लोवेस्ट लेवल बोलते हैं। इस लेवल पे जो थिंकिंग एबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्स को, फार्मूलाज को, इन्फॉर्मेशन को, जो भी नॉलेज आता है उसको क्रेमिंग करेंगे। जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो प्री प्लान और ऑर्गेनाइज होता है। कैसे? जैसे मुझे पता है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, छोटे बच्चे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने बच्चे को टेबल पढ़ाना है, टेबल रटाना है, ABCDEFGH ऐसे वो रट्टा मारते हैं, 1 2 3 4 सिर्फ क्रेमिंग करते हैं फैक्ट्स को। और पहले ही जो टीचर होता है ना, प्री प्लान्ड और ऑर्गेनाइज वे में करता है। टीचर का रोल बहुत प्राइमरी होता है और यहाँ पे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेकेंडरी होता है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। देखो, 2 टर्म्स आती है, एक आती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरी आती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी होती है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होती है जो इंसान को अंदर से होती है। जैसे आपको अंदर से है कि हमने नेट करना ही करना है, क्वालिफाई, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? कि आपको आउटसाइड से कुछ फोर्स मिले, जैसे कोई टीचर आपको फोर्स करे पढ़ने के लिए, या आपको आपके पेरेंट्स फोर्स करे, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। यहाँ पे टीचर स्टडी मटेरियल को प्रेजेंट करते हैं एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले क्या करेगा? वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले ABC पढ़ाया, फिर सेंटेंस जोड़ना हो गया, फिर इसी तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है वो। इवैल्यूएशन सिस्टम ऑरल और रिटन होता है। और यहाँ पे परसेप्शन, परसेप्शन मतलब जो बच्चे हैं ना, वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से परस्यू नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे परसेप्शन जैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे बच्चे सोच विचार भी उतना नहीं करते, ठीक है। ये वही स्लाइड है जो मैंने आपको पीछे बढ़ाई थी। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं मेमोरी लेवल में। कौन कौन से फेजेस हैं? लर्निंग हो गया, बच्चा कुछ जो फैक्ट्स होते हैं उनको लर्न करता है। रिटेंशन, रिटेंशन होता है याद करना, जो भी चीज़ें हैं ना, वो जो भी कंटेंट है वो माइंड में उसको याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। जो भी मटेरियल होता है उसको रिकॉल करते हैं। और बाद में रिकॉग्निशन। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं: लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। क्लासिफिकेशन अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, जो मेमोरी लेवल है वो कितने टाइप्स का है? एक तो होता है इमीडिएट मेमोरी, जब हम जल्दी जल्दी कुछ रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगी आपको, सुबह आपने खाने में क्या खाया था, आपको जल्दी जल्दी रिकॉल, मतलब जल्दी जल्दी याद करोगे, वो उस वाली मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे हमें जल्दी याद आता है वो होती है इमीडिएट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? जहाँ पे हमें हम याद करते हैं मटीरियल को, लाइफ टाइम तक हमें याद रहता है। जैसे मुझे याद है 10th का एक क्वेश्चन है, मुझे याद है फर्स्ट लॉ मोशन। मैं आपको सुनाती हूँ: दिस लास्ट स्टेट दैट एवरीबॉडी रिमेंस कंटिन्यूअसली इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो है ना, मतलब मुझे 10th का याद है, ठीक है। तो तब से मुझे याद है। ये कौन सी मेमोरी हो गई? ये परमानेंट मेमोरी हो गई। पर्सनल मेमोरी कौन सी है? जब हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करते हैं ना, तो जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमने रिकॉल किया, तो हमें जो अपना जो पास पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो भी याद आ जाता है। उसको हम पर्सनल मेमोरी बोलते हैं। और इम्पर्सनल मेमोरी कौन सी होती है? जैसे हम कुछ बुक्स याद करते हैं या कंपेनियंस याद करते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी कौन सी होती है? जहाँ पे हमें एफर्ट लगता है, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होती है ना, वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है, मतलब कोशिश लगती है कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी, हमें याद नहीं रहता, थोड़ा एफर्ट लगता है। जब भी हमें जैसे एग्जाम में हम एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देन आता है पैसिव मेमोरी। तो हम यहाँ पे जो पास्ट मेमोरी जो हम याद करते हैं ना, तो विदाउट एनी एफर्ट वी कैन रिकॉल अवर पास्ट मेमोरीज। देन मैकेनिकल मेमोरी आर फिजिकल मेमोरी। इसमें क्या होता है? जो बॉडी होती है ना, वो हैप्चुअल होती है कोई भी टास्क करने में, काम बार बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़की है, वो अगर मायके में 10 बजे उठती है, ससुराल में उसको 4 बजे उठना पड़ता है, सारा जो भी घर का काम है वो करती है। पहले पहले तो उसको आदत नहीं होती, बट बाद में वो हैप्चुअल हो जाती है ना। तो मतलब कोई भी जो बॉडी से रिलेटेड काम होता है ना, कोई भी टास्क होता है, रिपीटेडली जब हम करते हैं हम हैप्चुअल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल मेमोरी। रूट मेमोरी कौन सी होती है? जो हम फैक्ट्स को क्रेम करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल मेमोरी, जब जहाँ पे हम जो भी मतलब जो भी हम रिकॉल करते हैं ना, उसमें हम थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल मेमोरी, ठीक है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको, जैसे ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। फोकस क्या है, सिंटैक्स क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, वेट अ सेकेंड।
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फोकस क्या है, सिंटैक्स क्या है, अब हम थोड़ा इनको पढ़ेंगे डिटेल में। देखो, ये आपको सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए बोलते हैं कि आप ये सीक्वेंस में लगाओ, तो आप सीक्वेंस में तो लगाओगे, बट सबसे पहले आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं। एफ ओ, देखो फोकस का एफ ओ ले लो, सिंटैक्स का एस वाई ले लो, क्या बन गया, फोजी। सोशल, एस ओ सी आई ए एल, ठीक है। फोजी क्या हो गई, सोशल हो गई। क्यों हो गई सोशल, क्योंकि उसने सपोर्ट किया इवा को। इवा परफ्यूम होती है ना, उसको ऐसे याद रखना। तो फोजी सोशल होगी क्योंकि उसने सपोर्ट किया वेल्वेशन को। फोकस क्या होता है, मतलब कोई भी आपका जो मॉडल होगा ना, मतलब मेन फोकस क्या है उसका, ठीक है। जैसे मैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रही हूँ, हम इसको क्या बोलते हैं, हर्बर्ट ने दिया हर्बर्शन मॉडल इसको बोलते हैं। तो इसका मेन फोकस क्या, अब हमने इतना सारा मॉडल पढ़ लिया तो हमें पता चल गया इसका मेन फोकस क्या है, कि जो भी फैक्ट्स है ना उनको क्रेम करना इसका मेन फोकस है। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, स्टेप्स, मतलब ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसके स्टेप्स क्या है। सोशल सिस्टम क्या है, सोशल सिस्टम हो गया कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन क्या है, जो टीचिंग इन्वायरमेंट है ना, क्या वहाँ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन चल रही है, क्या वहाँ टीचर सेंटर्ड एजुकेशन चल रही है, तो उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम मतलब सपोर्ट होता है हेल्प करना। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस टाइम, मुझे क्या क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है उसको बोलते हैं, इसको हम सपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, इसको हम टीचिंग एड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इवैल्यूएशन क्या है, अब सब कुछ पढ़ा लिया, बाद में फाइनल स्टेप में हम देखते हैं कि बच्चे को कितना समझ आया और कितना नहीं। तो आपने ऐसे याद रखना, फोजी सोशल हुई, क्यों सोशल हुई, क्योंकि उसने सपोर्ट किया था ईवा को, ठीक है। अब हम जो मैंने बात की थी अभी हर्बर्सन मॉडल की, जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो हर्बर्ट ने दिया है, तो इससे हर्बर्सन मॉडल भी आएगा। इसलिए मैंने सारे जितने सारे इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आ रहे हैं, वो मैंने एक ही स्लाइड में डाल दिया, ठीक है, एक ही पीडीएफ में। तो हर्बर्सन मॉडल जो है ना, मेमोरी लेवल ये दिया था हर्बर्ट ने, अभी आपने पढ़ा। फोकस क्या है इसका, जो भी फैक्ट्स है ना उनको हम क्लेम करते हैं, नॉलेज लेते हैं फैक्ट्स का, जो मेंटल एस्पेक्ट है वो ट्रेन होते हैं, रिटेन करते हैं, चीज़ों को रिकॉल करते हैं। तो इसका मेन फोकस है। सिंटेक्स हो गया, स्टेप्स, इसके क्या स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स हैं, आप कैसे याद रखोगे, पी 2 बार है ना, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन, पी का स्क्वायर, ए जी ए, क्या बन गया, पागा, ऐसे याद रख लेना। पागा वाली सेल्फी दिखा दे वाली, ये मम्मी साड़ी मैरिज जो हाँ कर ली, वो सॉन्ग है ना, उसके थ्रू इसको याद करने लेना। तो प्रिपरेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो टीचर होता है ना वो स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करता है, कि उसको पहले से कितना आता है। आप उसको पता चल गया ना पहले से कितना आता है, फिर वो प्रेजेंटेशन के बाद वो एसोसिएशन करेगा, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि वो चीज़ों को आप एसोसिएट, मतलब जो जैसे मैंने आपको पढ़ाया, पहले मुझे पता नहीं था आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड क्या क्या पता है, अब मुझे पता चल गया, थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, उसको जो मुझे पता है ना, आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के बेसिस पर मैं पीपीटी बनाऊंगी और आपके साथ प्रेजेंट करूंगी। प्रेजेंट करने के बाद जो मैंने आपको पढ़ाया, फिर एसोसिएशन मतलब आप कंपेरिजन करोगे, एसोसिएट करोगे अपनी प्रीवियस नॉलेज और जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ, फिर जनरलाइज करोगे, और लास्ट पे होता है एप्लीकेशन। तो प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। देन आता है सोशल सिस्टम, क्या है, यहाँ पे जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, नॉट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सपोर्ट सिस्टम क्या है, सपोर्ट सिस्टम मतलब ओरल और रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में दिया है। प्रिपरेशन क्या होता है, यहाँ पे जो टीचर होता है ना वो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करता है बच्चों की, कि जो भी उसने टॉपिक पढ़ाना होता है ना, टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाना है कि यूजीसी नेट से रिलेटेड, ठीक है। पेपर 1 आपको कितना आता है यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो अब मुझे पता चल गया आपको थोड़ा बहुत आता है। जैसे एक टीचर है ना, वो चाहता है मैं हर्बर्ट मॉडल पढ़ाऊँ स्टूडेंट्स को, तो वो क्या कोशिश करेगा कि थोड़ा बहुत उस मॉडल से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। प्रेजेंटेशन क्या है, ये एक मेन स्टेप होता है और टीचर यहाँ पे टॉपिक को टीच करता है,